नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये शेयर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये शेयर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का पार्ट है और इस शेयर के अंदर लगभग सारे ही बड़े म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अगर इस कंपनी को कुछ होता है तो जिन्होंने भी निफ्टी 50 वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके ऊपर असर जरूर दिखेगा। इंडसइंड बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हुई है और इससे क्या असर इन्वेस्टर पे पड़ सकता है, इसको डिटेल में समझेंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये नेक्स्ट यस बैंक बन जाएगा क्या, इसका भी जवाब लेंगे। ये शेयर निफ्टी 50 का पार्ट है और अभी ये अपने 52 वीक हाई से 60% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। तो क्या इसमें कुछ फ्रेश बाइंग करने का मौका है या नहीं, ये भी समझेंगे। तो आज का ये वीडियो इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर्स और जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी वगैरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट वैल्यूएबल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और पर्टिकुलर एक एक स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक ये शेयर निफ्टी 50 का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये कंपनी रखती है। इंडसइंड बैंक की प्रमोटर कंपनी हिंदुजा ग्रुप है जो अशोक लेलैंड के भी प्रमोटर है। इंडसइंड बैंक अभी हमारे देश के अंदर पांचवा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और अगर माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में बात करें तो ये कंपनी सेकंड नंबर पे आती है। माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे छोटे अमाउंट को फाइनेंस करना, उसके अंदर ये कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL इसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका करंट प्राइस 670 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 1576 रुपए था और 52 वीक लो 605 रुपए है। यानी कि ये शेयर अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की है, यानी कि आगे बोनस स्प्लिट वगैरह सबके चांसेस दिख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी 2.45% का एक साल के अंदर डिविडेंड दे देती है। अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 836 रुपए इसका बुक वैल्यू निकल के आता है। यानी कि ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ते वैल्यूएशन पे, बुक वैल्यू से 0.8 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू मतलब वो चीज होती है कि अगर आज के दिन में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए तो एक शेयर का भाव कितना रहेगा। इंडस्ट्री का पी जहां पर 10 के लगभग है, वहां पे ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के दूसरे कंपनियों से काफी सस्ती हो चुकी है। 7.25 के पीई मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी में लगभग 16% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं। उसके अंदर भी 50 से 51% जितने स्टेक्स प्रमोटर ने प्लेज करके यानी गिरवी करके रखे हुए हैं। प्रमोटर जब अपना स्टेक किसी कंपनी में प्लेज करते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट शेयर होल्डर्स को भेजता है। दिसंबर 2024 के हिसाब से पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 16.16% का स्टेक रखते हैं वो। तो ये थी कंपनी से जुड़ी बेसिक डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों इस शेयर के अंदर इतना तेज करेक्शन और क्यों ये शेयर लगातार नेगेटिव रिटर्न देते जा रहा है। कंपनी ने 10 मार्च को एक्सचेंज को एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जिसमें कंपनी ने ये बताया कि उनका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसके अंदर थोड़ी सी अकाउंटिंग गड़बड़ी हो चुकी है और उनको वहां पर लगभग 2000 करोड़ का लॉस फेस करने को आया है। तो इस कंपनी ने भी एनआरआई से काफी ज्यादा पैसे डिपॉजिट लिए थे और एनआरआई पैसे जो है अपने डॉलर के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो जैसे जैसे डॉलर इंक्रीज हुआ है तो उनको डॉलर को हेज करना पड़ता है, यानी डॉलर ज्यादा बढ़ ना जाए उसकी पहले से व्यवस्था करनी होती है। पर शायद उनके जो प्रोसेस होता है उसके अंदर उन्होंने अकाउंटिंग जो होता है उसको गलत तरीके से कर लिया, जैसा कि आरबीआई ने बताया था उन्होंने उस तरीके को नहीं फॉलो किया। इसीलिए जब आरबीआई की तरफ से मास्टर जो नियम है वो बनाए गए तब देखा यहाँ पर और कंपनी ने सामने से बताया कि हमने जो अकाउंटिंग करने में गलती की है जिसके कारण 1600 से 2000 करोड़ रुपए का नेट लॉस कंपनी को हुआ है और इस लॉस को कंपनी जो है अपने बुक्स में दिखाएगी इसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर के अंदर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो उससे कंपनी का जो नेटवर्थ है वहां पर 2.35% का असर आ सकता है, यानी कि 2000 से 2500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ कंपनी की कम हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है। चलो ये तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, पर ऐसी जब भी न्यूज आती है तो इससे जो सेंटीमेंट होता है, इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो कंपनी पे से टूट जाता है। 11 मार्च को जब यही अपडेट मार्केट के अंदर आया था तब ये स्टॉक लगभग 27% जितना एक ही दिन के अंदर नीचे आ चुका था, यानी कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का एक ही दिन में इरोड हो चुका था। इसके अलावा जो बैंक के सीएफओ होते हैं जो कि पूरा फाइनेंस वगैरह का देखते हैं कामकाज, गोविंद जैन जी थे यहाँ पर, उन्होंने जो थर्ड क्वार्टर जो आता है दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। शायद उन्हें पहले से ही इस बात का पता चल चुका था और उन्हें पता था कि अब ये कंपनी ऐसा रिपोर्ट बाहर सामने लाएगी जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले ही वो इस कंपनी को छोड़ चुके थे, क्योंकि देखिए बैंकिंग जो है एक बहुत ही भरोसे का काम है। अगर एक जगह पे आपसे गलती हो जाएगी तो लोग यही मानेंगे कि आपसे दूसरी जगह पे भी गलती हुई होगी। इसके अलावा भी एक और नेगेटिव चीज सामने आई थी कि दिसंबर 2024 का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था तब कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% नीचे गिरा हुआ था। इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उसके सेगमेंट में काफी अंधाधुंध तरीके से लोगों को लोन बांट रही है,
जिसका सिविल स्कोर, फाइनेंशियल स्कोर ये सब खराब है, जिन्होंने पहले डिफॉल्ट किया है, उनको भी कंपनी ने खूब भर भर के लोन बांटे हैं, खास तौर पर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में। तो पहले भी इंडसइंड बैंक से जुड़ी ऐसी विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स आ चुकी है। वहीं एक और बहुत नेगेटिव चीज ये सामने निकल के आती है कि इस कंपनी के जो सीईओ है और डिप्टी सीएफओ है, उन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर काफी पहले ही बेच दिए थे। बैंक को तो अपनी इस गलती का एहसास अक्टूबर 2024 के अंदर हुआ। कंपनी के अंदर ये जो डिस्क्रिपेंसी चली आ रही थी, वो पिछले 6 से 7 सालों से चली आ रही थी, और जो इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो इस गलती को जानता था और ये भी जानता था कि एक ना एक समय ये सामने आएगा जरूर। सुमित कटपालिया जो इस कंपनी के सीईओ है, उन्होंने 1437 रुपए के भाव पर इस कंपनी के सारे शेयर अपने जो भी थे वो बेच दिए थे। उनके पास 118 करोड़ रुपए के टोटल शेयर्स थे। इसके अलावा जो डिप्टी सीएफओ है अरुण खुराना जी, उनके पास भी इस कंपनी के 70 करोड़ रुपए के शेयर थे। उन्होंने भी इस शेयर को 1451 यानी 52 वीक हाई के लगभग आसपास ही इसके सारे शेयर्स अपने बेच दिए थे। और एफआईआई भी इस कंपनी के अंदर 40% से अपनी हिस्सेदारी घटा के 24% तक लेके आ गए थे। पर जो हमारे डीआईआई है और पब्लिक इन्वेस्टर्स है, वो भर भर के इस कंपनी को बाई करते रहे। अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें तो 600 रुपए के आसपास के प्राइस से इस पे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये बाउंस बैक टिकता है, ये शेयर ऊपर की ओर जाता है, तब तक इसमें एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि लगातार किसी स्टॉक्स में इतना क्रैश होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम होना ये नॉर्मल सा होता है। पर अगर ये शेयर 600 रुपए के वापस नीचे जाता है, तो इस शेयर के अंदर पाताल लोक फिर से खुल सकता है, ये शेयर और भी ज्यादा नीचे की ओर जा सकता है। पर जब भी ये शेयर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, तो फिर से इसमें पुल बैक आपको देखने को मिल जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा। फिर जब ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के ब्रेकआउट कर रहा होगा, 800 रुपए का लेवल जब ब्रेक करेगा, तब इसके शेयर में अच्छी खासी 100 रुपए की नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग रह गया है। उसके पहले अगर हो सकता है मैनेजमेंट वगैरह अच्छी कमेंट्री दे दे, कुछ अच्छा डिसीजन आरबीआई की तरफ से आ जाए, तो हो सकता है ये शेयर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। पर हमें ये पता चलता है, जितना हमने इस कंपनी को समझा, कि इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स जो है काफी समय से चली आ रही है, जिसको जो कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह है, सीईओ सीएफओ लेवल के लोग हैं, वो काफी पहले से इस कंपनी की प्रॉब्लम को जानते हैं। पर ये सारी प्रॉब्लम्स अब सबके सामने, मार्केट के सामने पूरी बाहर निकल के आ रही है। इसीलिए तो भले ही सिर्फ एक दिन के अंदर ये शेयर 27% गिरा, उस दिन 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका खत्म हुआ, पर जो भरोसा इस कंपनी के लिए लोगों का टूटता जा रहा है, उसके कारण ये स्टॉक जो है टॉप से अगर देखें तो 80 से 85,000 करोड़ का मार्केट कैप इस शेयर का गायब हो चुका है। यानी कि आधा से भी नीचे ये कंपनी का वैल्यूएशन आ चुका है। इस बात से क्लियरली समझ में आता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, उनका भरोसा इस शेयर से कम होता जा रहा है। तो अगर कोई यहाँ पर इंडसइंड बैंक इसको फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहा है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से काफी प्रॉब्लम्स इसमें चल रही है। और जो रिसेंटली प्रॉब्लम आया, 2,2500 करोड़ का लॉस कंपनी को अभी मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके कारण इस कंपनी के जो आने वाले एक साल के फाइनेंशियल है, वो थोड़े से अनस्टेबल होते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी घटता हुआ नजर आए, और ये लॉस के कारण कंपनी का क्वार्टरली दर क्वार्टरली प्रॉफिट 200 से 300 करोड़ रुपए कम हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि क्या इंडसइंड बैंक अगला यस बैंक बन सकता है क्या? तो देखिए, यस बैंक में जो फ्रॉड हुआ था वो काफी बड़े लेवल का फ्रॉड था, और उसके जो प्रमोटर थे वही यहाँ पर इंक्लूडेड थे। पर इंडसइंड बैंक का प्रमोटर ग्रुप जो है हिंदुजा ग्रुप है, जो कि अशोक लेलैंड जैसी काफी रेप्यूटेड कंपनी के प्रमोटर रह चुके हैं। आरबीआई कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी बैंक कभी भी बंद हो। तो इंडसइंड बैंक अगला यस बैंक बने, इसकी पॉसिबिलिटी अभी तो बहुत कम दिखाई दे रही है। बाकी एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि मेरी ओर से आपको इस शेयर में बाई करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़े वैल्यूएबल कंटेंट और पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे प्रैक्टिकली आपको शेयर मार्केट और आईपीओ में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमारे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। स्टॉक एनालिसिस की प्लेलिस्ट पहली है, जिसमें हमने डैम कैपिटल, आईजीआई, विशाल मेगामार्ट, केरारो और ओला इलेक्ट्रिक ये सारे शेयरों का फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। इसके अलावा अपकमिंग मेन आईपीओ ये प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ आने वाले हैं, उनकी सारी डिटेल डिस्कस की है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, किसी स्टॉक्स को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोई शेयर है और आप उसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।